हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज है इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 10 साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में। तो इसको पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ से कहाँ तक प्रावधानित किया गया वो देख लेते हैं, फिर बीएसए में देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। तो इसको दिया गया इंडियन एविडेंस 1973 में, 1872 में कहाँ दिया गया है, 1872 में 135 से 166 तक दिया गया। अब आप बीएसए में सोच रहे होगे कहाँ दिया गया है, तो बीएसए में देखो कई चीज़ इंपॉर्टेंट है। चैप्टर सेम है, सेम चैप्टर 10 ही है, ठीक है। चैप्टर में कोई बदलाव नहीं, चैप्टर 10 ही है बीएसए में। पर सेक्शन चेंज है। सेक्शन कहाँ से है, 140 से लेके 168 तक है, ये सेक्शन है। और दो चीज़ें हैं, जो सेक्शन 141, 142 और 143 सूचक प्रश्न के बारे में था, उसको एक ही सेक्शन में समाहित कर दिया गया है, ठीक है। 141, 142, 143 को किस में समाहित कर दिया गया, 140, ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट का ये पूरा था, इसको 146, 140, रुक जाओ, देखो जो इसका बीएसए का 146 है सेक्शन, ये बीएसए का है। तो इसमें इंडियन एविडेंस की 3 धाराएं आ गई हैं, 141, 142 और 143। ये तीनों धाराओं को कहाँ समाहित कर दिया गया, 146 में। और एक चीज़ याद रख लेना, 166 जो था उसको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। तो इतनी चीज़ें बीएसए में चेंजिंग है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में। सिंपल सा यह जानो कि साक्षी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और आप अगर वकालत कर रहे हैं या जज के रूप में बैठना चाहते हैं तो इस चैप्टर का आपके लाइफ में बहुत महत्व है। तो इसको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं इसको बहुत धीरे से और बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 135 को आप जोड़ते चले जाना कि इंडियन एविडेंस बाकी कोई 140, 141, 142, 143, और जहां बदलाव है वहां ये 3 धाराओं को एक में कर देना 146 में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या शुरू करते हैं, अब क्या कहता है, सबसे पहले कहता है साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा। उनकी परीक्षा मतलब क्या हुआ, साक्ष्यों की परीक्षा, ठीक है। परीक्षा का क्रम पूछेगा तब 138 मार देना, परीक्षा का क्रम पूछेगा तो 138 मार देना, लेकिन साक्ष्यों का परीक्षा का क्रम पूछेगा तो 135, यही दोनों में अंतर है, ठीक है। कहता है कि साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमशः सिविल और दंडिक प्रक्रिया के तत्समय संबंधित विधि और पद्धति द्वारा तथा ऐसा किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा क्या होता है, विनियमित होता है। न्यायालय के विवेक द्वारा विनियमित होता है। तो आप सोच रहे होगे सिविल प्रक्रिया में, तो जब सिविल प्रक्रिया में सीपीसी में आप ऑर्डर 10 पढ़ोगे, सीपीसी में कौन सा ऑर्डर 10 पढ़ोगे, तो वहाँ साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा कैसे साक्ष्यों को पेश किया जाएगा उसके बारे में बताया गया। और सीआरपीसी में जब आप चैप्टर 18 से 21 पढ़ोगे तो वहाँ ये चीज़ें बताई गई हैं। तो दोनों अगर तत्समय प्रभुत्व उसमें नहीं दिया गया था तब कौन निर्धारित करेगा, तब न्यायालय के विवेक द्वारा वो निर्धारित होगा कि उसको कैसे विनियमित, उसको कैसे चलाया जाए, साक्ष्यों को कैसे पेश किया जाए और साक्ष्यों की परीक्षा की जाए। देखो क्या कहता है, सिविल प्रक्रिया में, दंड प्रक्रिया में जो प्रावधान दिए गए उन्हीं के अनुसार साक्ष्यों को पेश किया जाएगा और उनकी परीक्षा किया जाए। तस्मय प्रवृत्त किसी अन्य और कोई अन्य विधि में अगर उस तरीके का प्रावधान दिया गया तो वो उसी विधि से गवर्न होंगे। अगर मान लो किसी विधि में उनके संबंध में कोई प्रावधान नहीं दिया, सिविल मामलों में सीपीसी में दिया, क्रिमिनल मामलों में सीआरपीसी में दिया, अगर किसी कोई एक्ट बनता उसमें नहीं दिया गया कि साक्ष्यों को कैसे पेश किया जाएगा, साक्ष्यों की परीक्षा कैसे की जाएगी, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, न्यायालय करेगा। न्यायालय के विवेक द्वारा विनियमित होगा, ठीक है। तो 135 बिल्कुल
आसान तरीके से समाप्त हो गया। अब आ जाओ 135 जान गए, साक्षियों को कैसे आप न्यायालय में लाओगे और उनका जो एग्जामिनेशन होगा किस क्रम में किया जाएगा, इसका निर्धारण सीपीसी, सीआरपीसी या तस्मय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अगर उनका उल्लेख है तो उनके अनुसार होगा। अगर इन चीजों का उल्लेख उन विधियों में नहीं है तो उनका कैसे होगा, ये न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्धारित करता है। न्यायालय निर्धारित करेगा कि उनकी परीक्षा और उनको कैसे पेश किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 136 पे। तो ये 140 के साथ पढ़ लेना, ये 141 के साथ पढ़ लेना, 141 के साथ पढ़ लेना इसको बीएसए के साथ। अब कहता है न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। तो अब क्या है, क्या कहता है कि कौन निर्धारित करेगा, न्यायालय करेगा। कौन करेगा, न्यायालय करेगा कि कैसे उनके कैसे साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य ग्रहण है, कौन सा साक्ष्य ग्रहण योग्य नहीं है, एडमिसिबल है कौन सा साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य नहीं है। कौन निर्धारित करता, न्यायालय निर्धारित करता है। ये कहाँ बताया गया, 135 में बताया। आप जज के रूप में बैठे हो, आपके सामने कोई एविडेंस आया तो आप उसको एडमिसिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप ऐसे अंतर्यामी तो हो नहीं, तो आपको कानून में सारी चीजें ढूंढनी पड़ेगी। तो आप एविडेंस की धारा 136 में जाओगे, वहां पे जो पद्धति बनाया उसके तहत उस कानून को, उस साक्ष्य को मिलाओगे। अगर वो उस पे खरे उतरते हैं तो उनको एडमिसिबल बना लिया जाएगा, उनको ग्राह्य बना लिया जाएगा। अगर उस पर खरे नहीं उतरते तो उनको ग्राह्य नहीं बनाया जाएगा। अब देखो क्या कहता है कि जब दोनों पक्षकार में से, दोनों पक्षकार मतलब क्या हो गया, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करते हैं, मतलब या तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट न्यायालय से कहता है कि मैं साक्ष्य देना चाहता हूं, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में जिसने कहा है मैं साक्ष्य देना चाहता, तो न्यायालय क्या कहेगा, न्यायालय उन पक्षकारों से पूछेगा, क्या पूछेगा यदि वह साबित हो जाए, मतलब जो साक्ष्य दे रहा है यदि वह साबित हो जाए तो किस प्रकार सुसंगत होगा। अब किस प्रकार सुसंगत को मतलब किस प्रकार सुसंगत होगा, तो ये कहा, ये सेक्शन 5 से गवर्न कर लेना। वहां पे क्या कहा गया है, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को वो साबित करना होता है। किसको करना होता है, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को साबित करना होता है। तो आपको सबसे पहले, अगर आप प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के वकील हो, आप न्यायालय के रूप में कोई एविडेंस प्रस्तुत कर रहे हो, तो न्यायालय को आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो एविडेंस आप प्रस्तुत कर रहे हो वो विवादक तथ्य से संबंधित है, वो उस तथ्य की सुसंगतता बढ़ाता है। इसके रूप में आपको न्यायालय को बताना पड़ेगा सुसंगत। और यदि न्यायाधीश यह समझता है, जब आपको न्यायाधीश को बताया तो न्यायाधीश यह समझता है कि वह तथ्य यदि साबित हो जाए तो सुसंगत होगा, मतलब या तो वह विवादक तथ्य को बता देगा या सुसंगत तथ्य को बता देगा। उस रूप में सुसंगत होगा तो वह साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि आप न्यायालय को विश्वास दिला दिए कि सर जो तथ्य हम दे रहे हैं ये विवादक को सुसंगत घोषित करेगा, या ये क्या बोलते हैं, उस विवादक तथ्य को सुसंगत बनाएगा, उसके लिए है, तो ये क्या कर सकते हो, वो ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं ग्रहण करेगा। तो ये हो गया 136। अब 136 का 2 पैरा दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। 2 पैरा जो दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, कहता है कि यदि वह तथ्य जिसका साबित करना प्रतिस्थापित है, मतलब जिसको आपने कहा न्यायालय में कि हम साबित करेंगे, और जिसका साक्ष्य, अब साक्ष्य मतलब आपने पढ़ा होगा, या तो गवाह के रूप में दे रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट के रूप में। अब गवाह या डॉक्यूमेंट के रूप में, अन्यथा साबित करने होने पर ग्राह्य होगा। अब किसी साक्ष्य को तुम डॉक्यूमेंट या गवाह के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हो, साक्ष्य की परिभाषा यहाँ आना चाहिए, तो पहले आपको किसी और तथ्य को साबित करना होगा, ग्राह्य होगा। ऐसे अंतिम वर्णित तथ्य, मतलब जो अंतिम में आपने वर्णित तथ्य है, पहले प्रथम वर्ण को साबित, मतलब जो आप गवाह प्रस्तुत करना चाहते हो या दस्तावेज
जब वो प्रस्तुत कर दोगे तब उसके बाद वो तथ्य ग्राह्य होगा। तो पहले उसके दस्तावेज को या उस जो व्यक्ति आना चाहता है गवाह उसको साबित करना पड़ेगा कि ये तथ्य सही है, तब उस तथ्य को न्यायालय में आप प्रस्तुत कर सकते हो। दिए जाने के पूर्व साबित करना होगा। जब तक कि पक्षकार ऐसे तथ्य को साबित करने का वचन ना दे दे, न्यायालय ऐसे वचनों से संतुष्ट नहीं हो जाएगा। तो अब इसका एक उदाहरण समझ लो। मान लो एक मृत्युकालिक कथन है। मृत्युकालिक कथन में पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसकी मृत्यु आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। न्यायालय को यह साबित करना पड़ेगा आपको कि सर इसकी मृत्यु हो गई, जिसके कथन को मैं साबित करना चाहता हूं। सॉरी। तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करोगे, फिर उसका मृत्युकालिक कथन साबित करो। अब नेक्स्ट आ जाओ। यदि यह अवकथित तथ्य कि सुसंगत अनअवकथित तथ्यों के प्रथम साबित हो जाने पर निर्भर होता है, तो न्यायाधीश अपने विवेकानुसार या तो दूसरे तथ्य के साबित हो जाने से पूर्व प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात कर सकेगा, या प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व द्वितीय साक्ष्य का दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक उदाहरण से समझो, बहुत बढ़िया उदाहरण। एक व्यक्ति है जो चुराया हुआ माल अपने पास रखता है। तो अब क्या होगा, या तो चुराया हुआ माल जब वो रखता है तो पहले आपको क्या साबित करना पड़ेगा कि जो वो माल है वो चुराया हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको ये साबित, लेकिन न्यायालय के ऊपर ये, न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो क्या करेगा, पहले उसको चोरी के रूप में, अगर वो सामान उसके पास पाया जाता है तो डायरेक्ट उसको चोरी के रूप में बंद कर सकता, फिर बाद में कहेगा पहले ये सामान को साबित करो कि ये चुराया हुआ। ये न्यायालय के पास विशेषाधिकार है, ठीक है। ये बताता है आपका, ये देखो कहता है दिए जाने से पूर्व द्वितीय साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, ठीक है। नॉर्मलता पहले उसको साबित करना पड़ेगा। क्या कहता है कि यदि अवकथित तथ्य सुसंगत तथ्य अवकथित तथ्य के प्रथम साबित हो जाने पर, मतलब प्रथम साबित हो जाने पे अगर वो चुराया हुआ माल है साबित हो जाता और ये जानते हुए वो खरीदता है कि ये चुराया हुआ माल है, तो वो चोरी के अपराध के लिए दंडित होगा। और न्यायालय ये भी कह सकता है कि हाँ ये चुराया हुआ माल है लेकिन अभी ये साबित नहीं हुआ, तो उसको जब्त कर लेगा और पहले उसको साबित करने के लिए कहेगा कि साबित करो कि ये चुराया हुआ माल है। क्या करो, साबित करो कि ये चुराया हुआ माल है। देखो इसमें क्या कहता है, जब किसी अवकथित तथ्य की, क्या कहता है, अवकथित तथ्य की सुसंगत अन्य तथ्यों पर निर्भर है। मतलब क्या कहता है, जो अवकथित तथ्य है वो अन्य तथ्यों पर निर्भर है, तो तर्कानुसार दूसरे तथ्य को पहले साबित करना चाहिए। तर्क के अनुसार दूसरे तथ्य को पहले साबित करना चाहिए। अब कैसे, ऐसी दशा में भी न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करेगा, करते हुए पहले तथ्य को दूसरे तथ्य के साबित हुए बगैर साबित करने की अनुज्ञा दे सकता है। पहले तथ्य को साबित हुए बगैर दूसरे तथ्य को साबित होने की अनुज्ञा दे सकता, और दूसरे तथ्य का सबूत बाद में मांग सकता है। तो कैसे, मान लीजिए यह तथ्य, मान लो कि यह तथ्य कि यह तथ्य साबित होना है कि चोरी का माल अभियुक्त के यहाँ से बरामद हुआ था। क्या साबित करना है कि चोरी का माल अभियुक्त के यहाँ से बरामद हुआ था, जिसको पकड़ा गया उसके यहाँ से चोरी का माल बरामद हुआ था, वह चोरी का था। परंतु न्यायालय अपने विवेक के अनुसार बरामद होने के तथ्य का पहले सबूत ले सकता है, चाहे माल की अभी पहचान हुई हो या ना हुई हो। ये सिद्धांत धारा 136 में बताया गया है, ठीक है। यानी कि एक अभियुक्त है जो क्या कर, जिसके ऊपर इल्जाम क्या है कि वो उसके पास चोरी किया हुआ सामान बरामद होता, तो पहले ये साबित करने के लिए न्यायालय कह सकता कि वो बरामदगी साबित करो कि उससे साबित हुआ। बाद में उसको ये कह सकता है न्यायालय कि ये जो बरामद हुआ है ये सामान चोरी का है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। अब आ जाओ मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। तो देखो परीक्षा की परिभाषा पूछेगा 137 में, और परीक्षा का क्रम पूछेगा 138 में। तो 137 में क्या दिया गया है, 137 में दिया गया है परीक्षा का 137 में दिया गया परीक्षा की परिभाषा, और इसको नए वाले एविडेंस में कहाँ परिभाषित किया गया है, 143 में। इसको कहाँ परिभाषित किया गया, 143 में। ये पूरा 143 में है।
और ये 138 144 में है, नए वाले बीएसए में। इतनी चीज़ें नोट कर लेना। अब देखो पढ़ो, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, और एक कौन सी परीक्षा होती है, अतिरिक्त प्रति परीक्षा होती है। इसके बाद भी एक परीक्षा, तो पहले मैं बता रहा हूँ, देखो पहले क्या होता है, एग्जामिनेशन, फिर क्या होता है, री एग्जामिनेशन, फिर क्या होता है, क्रॉस री एग्जामिनेशन, फिर क्या, अरे सॉरी, देखो गलत हो गया, पहले एग्जामिनेशन करोगे, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे, फिर री एग्जामिनेशन करोगे, फिर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे, फिर अतिरिक्त प्रति परीक्षा करोगे। ठीक है, पहले एग्जामिनेशन परीक्षा होता है, फिर उसका प्रति परीक्षा होता है, फिर उसका पुनः परीक्षा होता है, फिर उसका अतिरिक्त प्रति परीक्षा होता है। 3 चीज़ है। एक साक्षी को न्यायालय में जो व्यक्ति लाता है, अगर वो उसकी परीक्षा करता है तो उसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। विपक्षी पक्षकार, विपक्षी वकील जिसकी परीक्षा करेगा, वो जो गवाह, विपक्षी पक्षकार जिसकी परीक्षा, मतलब बुलाए गए, जैसे वादी के साक्षी की जब विपक्षी पक्षकार परीक्षा करेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रति परीक्षा हो जाएगा। और अपने ही बुलाए परीक्षा की पुनः परीक्षा, उसकी क्या कहता है, किसी साक्षी की परीक्षा, उसके पक्षकार जिसने उसे बुलाया था उसकी परीक्षा क्या कहते हैं, पुनः परीक्षा कहलाती है। जिसने उसे बुलाया था फिर उसकी अगर परीक्षा करता है तो उसे पुनः परीक्षा करते हैं। और फिर उस पुनः परीक्षा की, अगर साक्षी को बुलाया गया फिर उसकी परीक्षा की जाती है प्रतिपक्षी द्वारा, तो उसे अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कहते हैं। अब आप इसको पढ़ लो। मुख्य परीक्षा, किसी साक्षी उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता उसकी परीक्षा कहलाएगा मुख्य परीक्षा। प्रतिपरीक्षा, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा द्वारा की गई परीक्षा प्रतिपरीक्षा कहलाएगी। पुनः परीक्षा, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात उसको उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगा, उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगा। अब परीक्षाओं का क्रम याद कर लो। क्या है, साक्षियों के प्रथमता मुख्य परीक्षा होगी, तत्पश्चात यदि प्रतिपक्षी चाहे तो प्रतिपरीक्षा होगी, तत्पश्चात उसे बुलाया हुआ पक्षकार ऐसा करेगा तो उसे पुनः परीक्षा होगी। परीक्षा और प्रतिपरीक्षा को सुसंगत तथ्यों से, किससे, ये इंपॉर्टेंट पढ़ो, सुसंगत तथ्यों से, इसको पकड़ लेना, सुसंगत तथ्यों से संबंधित होगा। किंतु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। अब ये जरूरी नहीं है कि देखो उसे बुलाए गए पक्षकार की पुनः परीक्षा, और परीक्षा और प्रतिपरीक्षा सुसंगत तथ्यों से संबंधित होगा। लेकिन ये नहीं है कि जितनी बातें आपकी मुख्य परीक्षा में पूछी गई प्रतिपरीक्षा में और बातें भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब आ जाओ पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के लिए प्रदिष्ट और उद्दिष्ट होंगी जो प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट हुए हैं। यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट हो गई है तो प्रतिपरीक्षा उस बात के लिए अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। तो अब आप प्रतिपरीक्षा के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, तो आओ मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़नी है। सबसे पहले किसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। किसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी? यानी कि विपक्षी के ये याद रखना, विपक्षी के साक्षी का, विपक्षी के किसके, साक्षी का प्रतिपरीक्षा कर सकते हैं। सील का जो साक्षी है उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। सील का जो साक्षी है, अभी आगे पढ़ाऊंगा 140 में, उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकती, 140 में। 2 लोगों की हो गई। तीसरा किसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकती है? होस्टाइल विटनेस जो 154 में है,
जो अपनी बात से मुकर गया है और न्यायालय की अनुमति से साक्षी को बुलाने वाले पक्षकार से प्रश्न कर सकता है। ठीक है, और अगर उससे प्रश्न किया तो उसकी प्रतिपरीक्षा भी की जानी योग्य है 154 में। मतलब जिसने बुलाया है तो उसकी क्या करता है, बुलाए वाले प्रश्न कर सकता है, किसके, न्यायालय के अनुमति से कर सकता है। जो होस्टाइल विटनेस हुआ तो जब वो प्रश्न करेगा तो उसका विपक्षी फिर प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार रखेगा 154 में। अब आ जाओ, चौथा क्या है, स्मृति ताजा करने हेतु धारा 159 और 160 के अनुसार किसी दस्तावेज या ग्रंथ को संदर्भित करने वाले की भी मतलब कोई दस्तावेज आप दे रहे हो, किससे स्मृति ताजा कर लो, तो जो दस्तावेज दे रहा उसकी भी प्रतिपक्षी का साक्षी 161 वाला व्यक्ति भी हो जाएगा, प्रतिपक्षी का साक्षी है। ठीक है, 161 में जो चीजें दी गई। और पांचवा कौन सा हो जाएगा, 165 में मान लो न्यायालय ने किसी व्यक्ति, न्यायालय से आपने अनुमति ली, न्यायालय से अनुमति लेके कोई प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दिया। अब किसी व्यक्ति से तो विपक्षी भी क्या करेगा, वो प्रतिपरीक्षा रखने का अधिकार रखेगा। तो 165 हो गया। 165 में आपने किसी साक्षी से उत्तर प्रश्न पूछा, उसने उसका उत्तर दिया, तो विपक्षी वकील भी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार रखेगा। 165 में ये चीज दिया है। और एक कौन सा, छठवां, 6 लोग हैं, छठवां क्या है 145। अगर कोई साक्षी पूर्वोत्तर लेखबद्ध कथनों के बारे में या लेखबद्ध कथनों के बारे में साक्ष्य देने के लिए आया है और वो साक्ष्य दे रहा है, तो उसकी भी प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी 145 में। 145 में तो विपक्षी के साक्षी की प्रतिपरीक्षा की जा सकती है, सील के साक्षी की प्रतिपरीक्षा की जा सकती है, होस्टाइल विटनेस है उसकी परीक्षा की जा सकती है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। 161 के तहत कौन सा है जिसने स्मृति ताजा करने के लिए दस्तावेज दिया है उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। 165 में जिस व्यक्ति को न्यायालय ने अनुमति दी है उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकती। 145 में जिसने लेखबद्ध कथनों के बारे में आके न्यायालय में साक्ष्य दिया है उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। अब आ जाओ ये इतना चीज हो गया। अब आ जाओ प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य, प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य तथा क्षेत्र। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य तथा क्षेत्र। तो अब इसमें क्या पूछा है, नंबर 1 उद्देश्य देखा जाए क्या क्या है। प्रतिपरीक्षा में जो जो चीजें हैं इसका उद्देश्य क्या, क्रॉस एग्जामिनेशन का। सबसे पहले क्या होगा, विश्वसनीयता। साक्षी की क्या है, सबसे पहले क्या होगा, विश्वसनीयता के लिए। एग्जामिनेशन किस लिए किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन साक्षी की विश्वसनीयता पता करने के लिए किया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन विश्वसनीयता विश्वसनीयता पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या है विश्वसनीय है कि नहीं, और साक्षी जो साक्ष्य दे रहा है उसकी सत्यता की जांच की जाएगी। जो साक्ष्य दे रहा है उसको सही है कि नहीं जो साक्षी साक्ष्य दे रहा है। और क्या होगा, विपक्षी के साक्षी से अपने पक्ष में कुछ कहलवाना, अपने पक्ष में कहलवाना, अपने पक्ष में कहलवाना कोई बात, किससे, जो विपक्षी का साक्षी है उससे। क्या क्या है, पहले साक्षी की विश्वसनीयता को आप, इसका उद्देश्य क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन के, आप क्या साक्षी की विश्वसनीयता का एग्जामिनेशन कर सकते हो, परख सकते हो उसको कि साक्षी कैसा सत्य बोल रहा है कि नहीं। अगर सत्य नहीं बोल रहा तो विश्वसनीय नहीं है, तो उसको न्यायालय के सामने उजागर किया जाएगा कि न्यायालय को बताया जाएगा कि पता कर लीजिए सर ये साक्षी गलत है, ये विश्वसनीय योग्य नहीं है। प्लस
दूसरी बात, कोई साक्ष्य दिया जा रहा है तो उसकी सत्यता की जांच के लिए भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है, या जो साक्षी आया है किसी विरोधी पक्षकार ने बुलाया उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करके अपने पक्ष में बात कहलवाई जा सकती है। ये उद्देश्य हो गया। अब देखो नंबर 3, नंबर 2 क्या है? नंबर 1 तो उद्देश्य हो गया, नंबर 2 क्या है? प्रति परीक्षा का क्रॉस एग्जामिनेशन का एरिया क्या है? क्षेत्र प्रति परीक्षा का क्षेत्र क्या है? देखो अब ये सब इंपॉर्टेंट है, अब वकील बनोगे तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है? सबसे पहले आप क्या, सुसंगत विषयों पर कोई भी आप प्रश्न पूछ सकते हो। सुसंगत विषय पर कोई भी प्रश्न कर सकते हो। नंबर 2, सूचक प्रश्न पूछ सकते हो। सूचक प्रश्न जो उत्तर को सुझाता हो, सूचक प्रश्न पूछ सकते हो। और क्या पूछ सकते हो? तीसरा क्या पूछ सकते हो कि कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्वयन के बारे में क्या मौखिक साक्ष्य प्रतिस्थापित कर रहा, तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हो कि जो चीज आप मौखिक रूप से पूछ रहे हो वो किसी अन्य दस्तावेज में तो नहीं लिखा है, किसी अन्य दस्तावेज में तो नहीं लिखा है। किसी संपत्ति या अनुदान के बारे में, कि संपत्ति, अनुदान या संपत्ति के अन्वयन के बारे में क्या कह रहा है? कोई मौखिक साक्ष्य, क्योंकि 91 जब पढ़ोगे वहां दिया है, इसको मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो अगर कोई चीज दस्तावेजों के बारे में कोई मौखिक साक्ष्य रख रहा है, ठीक है, मौखिक साक्ष्य न्यायालय के सामने, तो पूछोगे कि कहीं किसी दस्तावेज में तो वो चीजें नहीं लिखी हैं। किसी दस्तावेज में क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछोगे कि कहीं दस्तावेज में तो नहीं लिखी हैं वो चीजें। और क्या है? और कैसा प्रश्न पूछोगे? इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है? सत्यवादिता पर रखने के लिए, उसकी सत्यवादिता पर रखने के लिए आप प्रश्न कर सकते हो। और कौन सा क्षेत्र है? 5वां क्या है? ऐसा प्रश्न जिसकी क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति या ढूंढ निकालने की साक्षी कौन है तथा उसके जीवन में क्या है। साक्षी सबसे पहले क्या है? 5वें में क्या पूछोगे कि ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो साक्षी के बारे में बताए कि साक्षी कौन है और उसकी जीवन में स्थिति क्या है, जीवन में उसकी स्थिति क्या है। ये सब अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये तो मैं बस जब परीक्षा शुरू करने से पहले क्या क्या अधिकार क्षेत्र है और क्या क्या चीज परीक्षा में पढ़नी वो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ये हो गया। और छठा क्या पढ़ोगे? किसी साक्षी के सील पर दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने को प्रश्न करने की प्रवृत्ति रखने वाले से प्रश्न पूछ सकते हो। ये आपको कौन सा पढ़ोगे? अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको 148 का ए वाला, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा। ये 148 के ए में जो चीजें वहां तक इसका अधिकार क्षेत्र है। और 100 कौन है? 148 वन में है। 148 वन में एक चीजें दी गई, उसके तहत जो प्रश्न आएंगे वो आप पूछ सकते हो। ये मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे। 7 चीजें हो गई। अब कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे? कौन से अब कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे वो याद कर लो। अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद। 148 के 2 में जो चीजें दी गई हैं वो नहीं पूछी जाएंगी। 148 के जो क्लास 3 में दिए गए हैं वो 149 जो युक्त आधारों पे है, अगर युक्त आधार पे आप प्रश्न नहीं पूछते तो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता है। और नंबर 2 अश्लीलता और कलंकात्मक प्रश्न है, ठीक है, तो नहीं पूछ सकते हो। अश्लील
या कलंकात्मक प्रश्न है तो नहीं पूछ सकते हो आप। और अपमानित क्षोभकारित, अपमानित और या क्षोभकारित करने वाले, क्षोभकारित करने वाले प्रश्न है तो ओ भी नहीं पूछ सकते हो। और संतापकारी अगर कोई है वो भी आप नहीं पूछ सकते हो, संतापकारी प्रश्न भी आप नहीं पूछ सकते हो। और ई में क्या हो, जो बलात्संग पीड़िता है उसके अनैतिक चरित्र या पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में भी आप नहीं पूछ सकते हो। ये मैं शुरू करने से पहले डिटेल इतनी बता दिया। अब आप आ जाओ प्रतिपरीक्षा कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे बेयर एक्ट में चीज़ें दी हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। एक सौ छत्तीस, 37, 38, 136, 137, 138 तक हो गया था। अब 139 पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। 139 क्या कहता है, पढ़ो। कहता है किसी दस्तावेज, इसको थोड़ा वो कर देता हूं। कहता है किसी दस्तावेज के लिए सम्मिलित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा ऐसे दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता, तथा यदि जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती। ये बात याद रख लेना, किसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती ये मैं बताया था अभी आपको। ऐसा व्यक्ति 139 बताता है किसकी प्रतिपरीक्षा नहीं, ऐसा व्यक्ति यहाँ बताया गया जो केवल दस्तावेज पेश करने के लिए आया है उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती। 139 सीधे सीधे बात याद रखो, न्यायालय में जो व्यक्ति दस्तावेज पेश करने के लिए आया है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, 139 कहता है। अब आ जाओ 140। अब इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इसमें 139 में नहीं होगा। एक क्या कहता है, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी। मतलब जो करेक्टर के बारे में साक्ष्य देने वाले साक्षी आए हैं, करेक्टर याद रख लेना 140 बताता है जो करेक्टर के बारे में, मैंने ये पहले बताया, जो करेक्टर के बारे में, अपनी करेक्टर के बारे में कोई चीज़ें बताने आए और सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी आए हैं करेक्टर के बारे में, उसके करेक्टर के बारे में बताने आए हैं, तो उसकी प्रतिपरीक्षा हो सकती है, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन हो सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, कहाँ बताया गया, सील का साक्ष्य देने वाले का क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन 140 में बताया गया। ठीक है, अब आ जाओ लीडिंग क्वेश्चन, सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न क्या होते हैं, कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा रखता है, सूचना प्रश्न कहलाता है। अब इसमें क्या पूछोगे, जैसे पूछा गया कि आपके घर में कौन सा पेड़ लगा आम का, तो अब जाहिर सी बात है आपके घर में आम का लगा है, लेकिन आप कैसे पूछोगे कि न्यायालय में आप उस व्यक्ति से पूछोगे आपके घर में आम का पेड़ लगा कि इमली का पेड़ लगा, तो इसके उत्तर में ही है। मतलब जैसे आप प्रश्न पत्र देते हो, जैसे आप पीटी एग्जाम देते हो तो क्वेश्चन लिखा होता है, उसके 4 आंसर लिखे होते, तो इसी को सूचक प्रश्न कहते हैं। जिसके प्रश्न में ही उत्तर को सुझाता हो उसे क्या कहते हैं, लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। मतलब आप उसको ऑप्शन दे रहे हो, आप उसको ऑप्शन दे रहे हो कि उस ऑप्शन में ही उत्तर छुपा है, आम का पेड़ लगा है कि इमली का, तो जाहिर सी बात है उसके घर में आम का, तो वो बताएगा आम का पेड़। तो जो प्रश्न ही उत्तर को सुझाता है उसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। अब आ जाओ इन लीडिंग क्वेश्चन को कब नहीं पूछना चाहिए, कब आप ये नहीं, न्यायालय में आप बैठे हो तो कब ऐसे प्रश्न को पूछने से रोक दोगे, कब नहीं पूछना चाहिए।
सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार आक्षेप किया जाता है तो न्यायालय की अनुज्ञा के विरुद्ध। अब मान लो आपने जिस साक्षी को बुलाया उसी से आप सूचक प्रश्न पूछने लगे, तो आप अब विपक्षी के वकील रहोगे, डिफेंडेंट रहोगे, तुरंत आप खड़े होकर ऑब्जेक्शन करना, न्यायालय के सामने ऑब्जेक्शन करना। सर 142 में ये अधिकार है कि मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है न्यायालय की अनुज्ञा के बिना, और इन्होंने आपसे अनुज्ञा नहीं ली, आज्ञा नहीं ली है, और ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहे हैं, इस वजह से इनको ये इस प्रश्न को करने से रोक दिया जाए। ये कहाँ बताया गया है? ये बताया गया 142 में। इतनी चीजें हो गई। न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद हैं या जो उसकी राय में पहले से ही प्राप्त रूप में साबित हो चुके सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा दे सकता। अब आप किन किन प्रश्नों के, आप जज के रूप में बैठे हो, आक्षेप तो लगा दिया, ऑब्जेक्शन तो लगा दिया, तो आप क्या देखोगे? डायरेक्ट मना मत कर देना। क्या करोगे आप? सबसे पहले देखोगे कि जो वो बातें कह रहा है वो क्या, किसी का परिचय, पुनः स्थापना मतलब किसी चीज की स्पष्टीकरण तो नहीं कर रहा, किसी चीज का परिचय तो नहीं बता रहा। अगर वो बता रहा है उसके उस प्रश्न से किसी चीज का परिचय पता चल रहा तो ठीक है, उससे कह देना कि भाई आप सूचक प्रश्न पूछ सकते हो। दूसरा क्या है, जो वो सूचक प्रश्न पूछ रहा है वो निर्विवाद है, उस पर कोई विवाद है ही नहीं, उस प्रश्न पे कोई विवाद नहीं है, तो आप अरे उस पर विवाद ही नहीं है तो पूछ लेने दो, क्या दिक्कत है, पूछ लो भाई। फिर उसके बाद उसकी राय में जो प्रश्न वह पूछ रहा है सूचक प्रश्न वो पहले ही साबित किया जा चुका हो, पहले ही साबित किया तब भी आप सूचक प्रश्न पूछ सकते हो। तो 3 बातें हो गई, पुनर्स्थापना हो गई, निर्विवाद हो गया और पर्याप्त रूप से साबित हो चुका। ये 3 बातें हो गई जब आप जज के रूप में बैठोगे और लीडिंग क्वेश्चन कब पूछने का आदेश इन 3 दशाओं में दे सकते हो। उन्हें कब पूछा जाएगा? सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में। ये याद रख लेना, 143 में आपको अधिकार दिया गया है कि सूचक प्रश्न कब पूछा जाएगा। सूचक प्रश्न क्रॉस एग्जामिनेशन के अंतर्गत पूछा जाता है, ये बात याद रख लेना। अब आ जाओ 144 आ जाते हैं। 144 क्या कहता है? लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। किसी साक्षी से जब वह परीक्षाधीन है या पूछा जा सकेगा क्या कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति का अन्य बयान, तो इसको रेड विथ 91 कर लेना। जिसके बारे में साक्ष्य दे रहा है किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट नहीं था, और यदि वह कहता है कि वह था, यदि वह किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में कोई कथन करने वाला है जिसे न्यायालय की राय में पेश किया जाना चाहिए, प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकेगा कि ऐसे साक्ष्य तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक दस्तावेज पेश नहीं कर दिया जाता या जब तक वे तथ्य साबित नहीं कर दिए जाते हैं जो उच्च पक्षकार को जिसने उसे साक्षी में बुलाया उसका द्वितीयक साक्ष्य देने का हक रखता है। तो अब आप अपने दिमाग में देखो, यही एविडेंस घुमाया करो। 91 में कहता है लिखित को लिखित द्वारा साबित करना चाहिए, इसी वजह से लिखित को लिखित के द्वारा में। तो अब कौन सा साक्षी आया, कैसा साक्षी आया? जो किसी संविदा के बारे में, किसी अनुदान के बारे में, किसी संपत्ति के अन्य बयान के बारे में क्या हो रहा है, मौखिक साक्ष्य न्यायालय में दे रहा, तो आप तुरंत ऑब्जेक्शन करना न्यायालय में खड़े होकर, सर ये चीज ये नहीं कह सकता, क्योंकि 91 हमें ये अधिकार देता है कि संविदा का या अनुदान का या संपत्ति के अन्य बयानों के बारे में कोई चीजें लिखित के रूप में ही साबित की जाएगी। ये अधिकार हमको कौन देता? 91 देता है। तो फिर अब ये जज के ऊपर अधिकार आ गया, तो जज क्या देखेगा? आक्षेप हो जाएगा। तो अब क्या करना होगा? आप कैसे उसको, अब आप वकील हो, आप अपने साक्षी को कैसे प्रोड्यूस करोगे? आप ये कहोगे न्यायालय के राय में पेश किया जाना, आक्षेप कर दोगे। तो आप ये कह सकते हो कि इस साक्ष्य, आपके पास द्वितीयक साक्ष्य पेश करने का अधिकार है। आप न्यायालय के सामने क्या करोगे? न्यायालय के सामने देखो दिया हुआ है, किसी साक्षी से जब परीक्षाधीन या पूछा जाता है अनुदान साक्ष्य दे रहा है, किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट नहीं था, यदि वह कहता है
कि वह था यदि वह ऐसे दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में कोई कथन करने और जिसे न्यायालय की राय में पेश किया जाना चाहिए। प्रतिपक्षी आक्षेप कर सके कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक दस्तावेज पेश नहीं, आप कहोगे दस्तावेज पेश नहीं किया जाता जब तक वे साबित ना कर दे। आप न्यायालय से ये कहोगे कि ये साबित करें कि वो दस्तावेज नहीं पेश किया जाता, तभी ये क्या कह सकते हैं। तो वो उस पक्षकार जिसने साक्षी को बुलाया है उसका साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य देने का हक रखता है। मतलब जिसने साक्षी को ये, जब तक वो साबित ना कर दे कि वो दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया जा सकता तब तक उस साक्षी को वो पेश नहीं कर सकता। तो ये आपके पास क्या, ये क्रॉस एग्जामिनेशन जो वकील कर रहा है, ये आपके पास एक अधिकार आ गया, ये विपक्षी पक्षकार के पास एक अधिकार आ गया कि कोई, अगर आपका विरोधी वकील कोई ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत कर रहा है जो संविदा के बारे में, संपत्ति के अनुदान के, संपत्ति के अन्वयन के बारे में या अनुदान के बारे में जो लिखित रूप में लिखा गया उसका मौखिक साक्ष्य न्यायालय में दे रहा, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ये ऑब्जेक्शन का आधार देता है। 144 ऑब्जेक्शन का आधार देता है। क्रॉस एग्जामिनेशन अगर किसी साक्षी को पेश कर रहे हो तो ऑब्जेक्शन का आधार देता है। कौन सा देता है? 144 कहता है कोई साक्षी उन कथनों का जो दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए मौखिक साक्ष्य दे सकेगा यदि ऐसे कथन स्वयं सुसंगत हैं। अब आप आ जाओ इसके इलस्ट्रेशन पे। प्रश्न यह है कि क्या खान ने खा पर हमला किया? गा अभी साक्ष्य देता है कि उसने का को घा से यह कहते सुना था कि खान ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें मुझ पर चोरी का अभियोग लगाया था और मैं उससे बदला लूँगा। यह कथन हमले के लिए का आशय दर्शित करने वाले होने के नाते सुसंगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा चाहे पत्र के बारे में कोई अन्य साक्ष्य ना दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। अब आ जाओ 145 आ जाओ। 145 क्या कहता है? पूर्वोत्तर लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। किसके? पूर्वोत्तर जो कथन लिखे गए उसके बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन। क्या कहता है? किसी साक्षी से की उन पूर्वोत्तर कथन के बारे में जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध रूप में किए हैं और जो प्रश्न बातों में सुसंगत हैं, ऐसे लेख उसे दिखाए बिना या ऐसे लेख के साबित हुए बिना प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। किंतु यदि उस लेख द्वारा उसका खंडन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिसका उपयोग उसको खंडन करने के लिए प्रयोग में किया गया। तो क्या कहता है? कोई पूर्वोत्तर कथन के बारे में क्या कहता है? किसी साक्षी तो इसमें क्या कहता है? किसी साक्षी के पूर्वोत्तर कथन के बारे में जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो क्या कहता है लेखबद्ध किया गया और जो प्रसंगत बातों से सुसंगत है, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना या ऐसा लेख उसे साबित बिना प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। तो पूर्वोत्तर लेखबद्ध कथन के बारे में किसी का एग्जामिनेशन करने को बुलाया गया है, ठीक है, उससे पूछने के लिए क्या उसने इसे लेखबद्ध किया था? ये डॉक्यूमेंट है, तो क्या उसने इसे लेखबद्ध किया था? अगर उसके लिए इसे बताए तो उसको बिना दिखाए, इस दस्तावेज को बिना दिखाए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता। लेकिन अगर उस दस्तावेज के में जो बातें लिखी हैं उनका खंडन करने के लिए अगर उसको बुलाया गया, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा, तो पहले उस दस्तावेज को उसे दिखाना होगा, तभी उसका क्या बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, उसमें आ जाओ। क्या कहता है? 146 कहता है प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। जब ये 146 याद है, जब किसी साक्षी का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता तब उससे आत्मीन पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसा कोई भी प्रश्न पूछा जा सकेगा। अब इसके बाद 146 के बाद जो दशाएं बताई गई हैं उनको छोड़कर कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिनकी प्रवृत्ति कैसी हो। इसके बाद की जो दशाओं को छोड़कर कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? देखिए कैसी होनी चाहिए, ये पकड़ो। सत्यवादिता परखने वाली हो तो वैसा कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
कैसा है? सत्यवादिता 146, यही पकड़ो 146, सत्यवादिता परखने यहीं पे बताया। विधिपूर्ण प्रश्न पूछा। विधिपूर्ण प्रश्न कैसा हो जाना चाहिए? अत्मित पश्चात वर्णित दशाओं को छोड़कर कोई भी प्रश्न पूछने जा सकते हैं जो क्या कहते हो, जो क्या करते हैं, उनकी सत्यवादिता को परखने के लिए मदद करते हो, उनके जीवन में उनकी क्या स्थिति है, जीवन में उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में बताता हो, या जो उनके सील को दोष लगाकर उनकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रत्यक्षता या परोक्षता अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, या उससे किसी शास्त्र या संप्रहण के लिए उच्छन्न करता हो, या प्रत्यक्ष या परोक्ष उच्छन्न करने का क्या करता हो? प्रवृत्ति रखता हो, तब भी उसे पूछा जा सकता है सील पर दोष लगाकर। सील पर क्या लगाकर? दोष लगाकर। ठीक है, अब आ जाओ 147 में आ जाओ। वन 147 क्या कहता है? 147 कहता है साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा? 147 क्या प्रश्न पूछोगे? ला क्रॉस एग्जाम ला विधिपूर्ण प्रश्न पूछोगे, विधिपूर्ण प्रश्न पूछोगे। किसमें? परीक्षा में कैसा प्रश्न पूछा? विधिपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, और साक्षी को कब विवश किया जाएगा उत्तर देने के? यदि कोई ऐसा प्रश्न जो उस वाद में या कार्रवाई में सुसंगत किसी बात से संबंधित जो धारा 132 के उपबंध में लागू होंगे। यदि कोई प्रश्न उस वाद या कार्रवाई से सुसंगत किसी बात से संबंधित है, अगर ऐसा कोई बात है जो क्या बोलते हैं उस बात से क्या होता है, ऐसे प्रश्न का पता लगाता है जो कार्रवाई और वाद को सुसंगत बनाता है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन 132 लागू होगा। 132 में क्या? उसे अपराध में फंसाने वाला या कोई ऐसी चीजें हैं तो वो प्रश्न तो करेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई वाद कार्रवाई या शास्ति या दंड उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। 147 कहता है। अब आ जाओ 148। इसको कंपेल्ड विटनेस 147 में क्या कहते हैं? कंपेल्ड विटनेस, याद रख लेना। कंपेल्ड विटनेस, कंपेल्ड विटनेस कहते हैं। 147 को विवश साक्षी कहते हैं, कंपेल्ड विटनेस कहते हैं, ये याद रख लेना। 148 क्या कहता है ये देखा जाएगा। 148 कह रहा है न्यायालय विनिश्चय करेगा कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश। तो अब उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा ये तो 147 कहता, लेकिन इसका निर्धारण कौन करेगा? वो 148 में है। न्याय साक्षी को विवश किया जा सकता है, ये कहाँ अधिकार दिया गया? 147 में। लेकिन न्यायालय भी इसका विनिश्चय करेगा कि कब उसे विवश किया जाएगा कब नहीं। तो ये कहाँ दिया गया? 148 में। यदि कोई प्रश्न ऐसे बात से संबंधित है जो उस वाद या कार्रवाई से वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक कि साक्षी सील का दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती हैं सुसंगत नहीं है, तो न्यायालय विनिश्चय करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं। यदि वह ठीक समझे तो साक्षी को सचेत कर सकेगा कि वह उत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं है। अपने विवेक का प्रयोग करने में न्यायालय निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यही है, क्या प्रश्न पूछोगे क्या नहीं, ऐसा प्रश्न उचित है। अब ऐसा प्रश्न पूछ सकते हो, उचित मतलब ऐसा प्रश्न पूछ सकते हो। कैसा प्रश्न पूछ सकते हो? जो यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं जिनके द्वारा प्रवहरण, जिनके द्वारा क्या किया जाता है? प्रवहरण किया जाता है। प्रवहरण किए गए लांछन की सत्यता उस विषय में जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर गंभीर। तो इससे सबसे पहले क्या है कि ऐसा कोई प्रश्न है जो साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में पता लगाता है और न्यायालय की राय पर गंभीर प्रभाव डालता है कि साक्षी विश्वसनीय है कि नहीं, तो ऐसा प्रश्न उचित होगा। 148 का फर्स्ट ऐसा प्रश्न आप क्रॉस एग्जामिनेशन में कर सकते हो। 148 का क्लास फर्स्ट बताता है कि ऐसा प्रश्न आप क्रॉस एग्जामिनेशन में कर सकते हो। नंबर 2, ऐसा प्रश्न अनुचित है, आप ये क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते हो।
जिनके प्रवहन किए जाने या लांछन के ऐसे बातों से संबंध हो जो समय में इतना अतीत हो जो इस प्रकार के लांछन की सत्यता उस विषय में जिसके साक्षी परिसाक्ष्य देता साक्षी की विश्वसनीयता के बारे पर न्यायालय की राय पर कोई प्रभाव नहीं डालती या प्रभाव भी डालती तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में। ऐसा कोई बात है जो न्यायालय की राय की साक्षी की विश्वसनीयता पे कोई प्रभाव नहीं डालती और प्रभाव भी डालती तो बहुत थोड़ी मात्रा में डालती, तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछने दिए जाएंगे। फिर ऐसे भी प्रश्न नहीं पूछने दिए जाएंगे 148 के 3 में अनुचित है यदि साक्षी सील के विरुद्ध किए गए लांछन के महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व में भारी अनुपात हो। ठीक है, ऐसा प्रश्न नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रश्न नहीं किया जाएगा। तो ये भी प्रश्न नहीं पूछे जो सील के विरुद्ध लांछन के महत्व तथा उसके साक्ष्य के बीच में भारी महत्व है। ठीक है, भारी अनुपात में अंतर है, उसमें अंतर है। न्यायालय यदि ठीक समझे तो साक्षी को उत्तर देने से इनकार करने पर यह अनुमान लगा सकेगा यदि वह उत्तर दिया जाता तो वह उसके गलत होता। तो न्यायालय यह भी अनुमान लगा सकता है कि साक्षी से जो उत्तर पूछा जाए अगर वो उसका उत्तर नहीं दे रहा तो न्यायालय अनुमान लगा लेगा कि वह उसके खिलाफ है। अब आ जाओ 149। 149 क्या कहता है? युक्त आधारों के बिना युक्त आधारों के बिना आप क्या कर युक्त आधारों के बिना कोई भी ऐसा प्रश्न जैसा कि धारा 148 में निर्दिष्ट है नहीं पूछे। तो 148 में के अंतर्गत जो प्रश्न अंतर्विष्ट हैं, जो पहला क्वेश्चन बताया है कि उसकी विश्वसनीयता पे जब तक आपके पास कोई आधार नहीं है तब तक आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। 149 रोक लगाती है पूछने वाले व्यक्ति के पास युक्त आधार ना हो, लांछन या जिसका कोई वाहन वो ना हो। तो अब इसका इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बैरिस्टर को, किसी अटॉर्नी या वकील को अनुदेश दिया गया कि क्या एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है, तो उस साक्षी से यह पूछने के लिए क्या वह डकैत है या युक्त आधार है। क्योंकि बैरिस्टर को कौन बताता? अटॉर्नी या वकील बताता है। तो इसमें युक्त आधार है क्योंकि वह न्यायालय में बता रहा है। ठीक है, किसी वकील को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। जानकारी देने वाला वकील द्वारा प्रश्न किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधान पत्र कारण बताता है। उस साक्षी से पूछे जाने के लिए क्या वह डकैत है युक्त आधार है। कोई व्यक्ति है और उससे प्रश्न पूछा जाता है तो उसके पास आधार है, उस आधार पे वो न्यायालय में कहता है कि वह व्यक्ति डकैत है, तो वो भी युक्त आधार होगा। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? किसी साक्षी से जिसके बारे में कुछ ये अटक पछलू वाला खूब पूछता है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट। अटक पछलू पूछा जाता क्या वह डकैत है? यह प्रश्न कोई युक्त आधार नहीं, मतलब उटपटांग तरीका, अटक पछलू मतलब उटपटांग तरीके से पूछ लेता है क्या तुम डकैत हो। तो ये थोड़ी आपके पास कोई आधार होना चाहिए वो प्रश्न पूछने का, तभी आप वो प्रश्न पूछ सकते हो। कोई साक्षी जिसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है अपने जीवन के ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर देता तो उससे यह पूछने का क्या वह डकैत है युक्त आधार हो सकता है। क्या पूछा जाएगा कि तुम कैसे जीवित रहते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, कहाँ रहते हो, और वो युक्त संगत उत्तर नहीं देता तो उससे पूछा जा सकता है क्या तुम डकैत हो कि कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी टिप्पणी भी पढ़ लो। टिप्पणी क्या कहता है? जब तक उसके सत्य होने का तर्कयुक्त आधार ना हो कलंकात्मक निंदात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ ये युक्त आधार से ही चल रहा है। युक्त आधारों के बिना भी प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। अगर आपके पास युक्त आधार नहीं है और आपने प्रश्न पूछ लिया तब न्यायालय आपके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। क्या कार्रवाई करेगा वो 150 में बताया गया। यदि न्यायालय को यह राय हो कि प्रश्न युक्त आधारों के बिना पूछा गया तो यदि वह किसी बैरिस्टर, प्लीडर व अटॉर्नी द्वारा पूछा गया तो वह मामले की परिस्थितियों को उच्च न्यायालय पर को या अन्य प्राधिकारी को जिसमें ऐसे बैरिस्टर, प्लीडर, वकील, अटॉर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग के अधीन रिपोर्ट करेगा। तो हाई कोर्ट को या तो करेगा या बार काउंसिल को करेगा जिसमें आप एनरोल्ड हो। वृत्तिक मतलब जिसके अंतर्गत आप अपना काम कर रहे हो, तो बार काउंसिल को रिपोर्ट करेगा 150 में।
अब आ जाओ 151। 151 क्या कहता है? अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। 151 क्या कहता है? अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। 151 याद कर लेना, 151 में अशिष्ट और कलंकात्मक है, 152 में अपमानित और क्षुब्ध करने वाला। यही दोनों कन्फ्यूजन होता है, कोई 152 मार के चलाता, कोई 151 मार के चलाता। तो अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न कहाँ है? अशिष्ट और कलंकात्मक, पहले अशिष्ट होगा कलंकात्मक होगा। तो न्यायालय किन्हीं ऐसे प्रश्नों या पूछताछ करेगा जिन्हें वह अशिष्ट और कलंकात्मक समझता है। ऐसे प्रश्न का जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखता हो निषेध कर सकेगा, रोक देगा, जब तक कि वे विवादक तथ्य के या उन विषयों के संबंध में ना हो जिनको ज्ञात होना या अवधारित करने के लिए आवश्यक विवादक तथ्य विद्यमान थे या नहीं। तो अशिष्ट और कलंकात्मक तथ्य को रोक दिया गया है। कब तक? जब तक वो विवादक तथ्य के संबंध में ना हो। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न को रोक दिया गया है। अब न्यायालय ऐसा प्रश्न निषेध करेगा जो ऐसा प्रतीत होता कि अपमानित या शुद्ध करने के लिए आशयित हो, जो यद्यप स्वयं में उचित हैं तथापि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता कि वह अनावश्यक तौर पर संतापकारी। तो ये तो डायरेक्ट ये सेल इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, संतापकारी। तो ये तो आप पूछ ही नहीं सकते हो। ये पूछ सकते हो, कब पूछ सकते हो? जो वो विवादक, ये आप पूछ ही नहीं सकते हो। ये कैसा? अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित कोई प्रश्न पूछता है तो 152 हो गया। अब आ जाओ 153 पे। 153 क्या कहता है? सत्यवादिता परखने के प्रश्नों का उत्तर खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। जबकि किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया हो जांच से केवल वहां तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके सील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता हो और उसने उसका उत्तर दे दिया हो, तब उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि वह मिथ्या उत्तर देता है तत्पश्चात मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है। अब देखो इसका अपवाद क्या है। इसमें क्या कहता है? सत्यवादिता परखने के लिए उत्तरों को खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। अपवर्जन रोक दिया है कि किसी सत्यवादिता परखने के लिए कि वो सत्य बोल रहा, सही बोल रहा है कि नहीं। और अगर उसकी सत्यवादिता परखने के लिए उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अब उसके साक्ष्य को खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य को नहीं दिया जाएगा, रोक दिया गया, अपवर्जित कर दिया गया। लेकिन इसमें क्या किया गया? किंतु यदि वह मिथ्या कथन करता है, मिथ्या उत्तर देता है, तो उस पर साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये याद रख लेना। फिर क्या कहता है? यदि किसी साक्षी से पूछा गया क्या वह ऐतपूर्व किसी अपराध के लिए अपवाद है, कब का आप वो आक्षेप लगा सकते हो, कब अपवर्जित नहीं किया गया, दोष सिद्ध हुआ था, तो वह प्रत्याख्यान वह मना करता है कि उसके पूर्व दोष सिद्ध का वो मना करता है कि पहले वह दंडित या पूर्व वह दोष सिद्ध नहीं किया गया था, वो मना कर रहा है, तो आप साक्ष्य दे सकते हो। यहाँ पे 152 में क्या कहता है? यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता, तो यहाँ क्या है? दोष सिद्धता, यहाँ निष्पक्षता के बारे में अधिक्षेप कर रखने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए और वह सुझाए कि ऐसे तथ्य का प्रत्याख्यान उसका उत्तर देते हैं तो उसका खंडन किया जा सकता है। मतलब वो उसकी निष्पक्षता पर आक्षेप लगा रहा है, उसकी निष्पक्षता को गलत साबित कर रहा है, तो आप ऐसे उसमें आप क्या कर सकते हो? एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हो। अब आ जाओ इलुस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है इलुस्ट्रेशन? क्या कहता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसी निम्नांकन के विरुद्ध एक दावे का प्रतिरोध कपट के आधार पर किया जाता है। दावेदार से पूछा जाता है क्या उसने पिछले संव्यवहार में कपट का दावा नहीं किया था। वह इसको मना कर देता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि उसने ऐसा दावा सचमुच किया था। यह साक्ष्य अग्राह्य है, यह साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं है। किसी साक्षी से पूछा जाता है क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था, मतलब किसी पद पर रहते बेईमानी के कारण उसको हटाया नहीं गया था, वह इस बात को डिनाई मना कर देता है। तो यह दिखाने के लिए कि वह बेईमानी से पदच्युत किया गया था साक्ष्य प्रतिस्थापित किया जा सकता। यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, प्रतिस्थापित किया जा सकता हो। यह साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं है, यह आप दिखा सकते हो। अब यहाँ आ जाओ। क्या प्रतिज्ञात करता है
कि उसने अमुक दिन खा को लाहौर में देखा। का से पूछा जाता है क्या वह स्वयं उस दिन कलकत्ते में नहीं था, वह इस पे मना कर देता कि वह नहीं था, यह दर्शन करने के लिए कि का उस दिन कलकत्ते में था साक्ष्य प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यह साक्ष्य ग्राह्य है इस नाते नहीं कि का एक तथ्य के बारे में खंडन करता जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव को डालता, वर्णन इस नाते से वह इस अपकथित तथ्य का खंडन करता है कि खा प्रसंगत दिन लाहौर में देखा गया था। इनमें से हर एक मामले में साक्षी उसका प्रत्याख्यान मिथ्या था, मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट। का से पूछा जाता है क्या उसके कुटुंब और खा जिसके विरुद्ध साक्ष्य देता कुटुंब में कुल बैर नहीं था, वह इसका प्रत्याख्यान करता है। इसका खंडन इस आधार पर किया जाता है कि वह कि यह प्रश्न उसकी निष्पक्षता पर आक्षेप रखने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लेना। आज के लिए इतना। अगर दोस्तों मेरी मेहनत सफल आई तो आप मदद कर सकते हो, लाइक और शेयर कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगले टर्न पर 154 से आखिरी लेक्चर होगा एविडेंस का, 154 से लेके 167 तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।